हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल डियर एस्पिरेंट्स के हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हों, इनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं और इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो हमारे पास टॉपिक पता है क्या है? नोट्स मेकिंग। आज हम करंट अफेयर के नोट्स मेकिंग की बात नहीं करने वाले, बल्कि 12 सब्जेक्ट्स के नोट्स मेकिंग की बात कर रहे हैं। एंड एज यू नो वेरी वेल कि हमारा जो सीएसएस 2027 है, अगर देखा जाए तो 6 मंथ रह चुके हैं और लास्ट मंथ हम कभी भी काउंट नहीं करते, क्योंकि लास्ट मंथ जो होता है वो आपका रिवीजन का होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का होता है, नॉलेज को पॉलिश करना होता है, राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना होता है। देखिए, हम बात करने वाले हैं 12 सब्जेक्ट्स की। अब बार बार यहां पर एस्पिरेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमें सब सब्जेक्ट्स की जो है वो नोट्स मेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रह चुका है। तो अगर देखा जाए नोट्स मेकिंग वो भी 12 सब्जेक्ट्स की, ये एक 1 ईयर का प्रोसेस है। अगर आप सही तसल्ली के साथ और रिसर्च बेस्ड अगर आप यहां पर नोट्स मेकिंग करते हैं तो अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सर हमारे पास तो 6 मंथ रह गए, क्या हमें नोट्स मेकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप इस चीज का जवाब दे दें, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। मैं यस या नो का जवाब नहीं दूंगा, बल्कि मैं एक आपको क्लैरिटी दूंगा कि हम किस तरह जो है चीजों को लेकर चल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 12 सब्जेक्ट्स की। देखिए, 2 सब्जेक्ट आप अलग कर दें, प्रेसी और ऐसे वाला, ठीक है। अब ऐसे के तो नोट्स मेकिंग आप कर ही रहे होंगे, ठीक है, ऑलरेडी आप काम कर ही रहे हैं। बात करते हैं यहां पर 10 सब्जेक्ट्स की, कि 10 सब्जेक्ट के ऊपर हमें नोट्स मेकिंग करनी चाहिए। तो उनमें अगर देखा जाए 2 हमारे पास जो सब्जेक्ट रहेंगे, 2 या 3 आप कर लें। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और आईआर के रिलेटेड जितनी भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी डेली बेसिस के ऊपर, स्पेशली अगर यहां पर मैं बात करूं सीए के पेपर की, करंट अफेयर की या पाकिस्तान अफेयर की, तो इसके ऊपर आपको डेली बेसिस के ऊपर काम करना चाहिए और करना भी पड़ेगा। अब जो है लास्ट मंथ वाले जो बुक्स और मैगजीन्स आ रहे हैं उनके ऊपर जो है ना अपनी डिपेंडेंसी कम कर दें। इसी वजह से यहां पर सीए के पेपर के अंदर मार्क्स कम आ रहे हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं यहां पर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मिस होती हैं। चले हम बात करते हैं नोट्स मेकिंग की। सीए, पीए, आपका आईआर, इनके आप नोट्स मेकिंग करें जो न्यू डेवलपमेंट्स है। लेकिन यहां पर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनके आप नोट्स मेकिंग ना भी करें तो आपका गुजारा हो जाएगा, ठीक है। देखें, अगर आप यहां पर 10 सब्जेक्ट्स की नोट्स मेकिंग करते हैं तो इसके लिए एक टाइम रिक्वायर है, इसके लिए एक वक्त दरकार है, और वो 6 मंथ जो है आपके इनफ नहीं है, क्योंकि आपने नोट्स मेकिंग भी करनी है, आपने मटेरियल को रीड भी करना है, मेमोराइज भी करना है और उसको रिटन फॉर्म के अंदर भी लेकर आना है। तो यहां पर कोशिश ये करनी है कि ये जो मैं सब्जेक्ट यहां पर काउंट करवा रहा हूं, ऐसे आपका है उसके अंदर इंक्लूड रहेगा, सीए भी है, पी है, आईआर, इन पेपर्स की आपने नोट्स मेकिंग लाजमी करनी है। उसके अलावा अगर इस्लामिक स्टडी की हम बात करें तो कुछ आयात, कुछ हदीस, वो आपने क्या करने यहां पर उसको कंपाइल कर लेना, उनको भी मेमोराइज करना है, वो भी आपकी नोट्स मेकिंग के अंदर ही समझ लें चीजें, ठीक है। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट से मैं बात कर रहा हूं, जो पॉलिटिकल साइंस है आपका या आपका आईआर है, आईआर की तो हमने बात कर लिया। पॉलिटिकल साइंस वाला सब्जेक्ट वो है जिसके अंदर सारी चीजें हमें मेमोराइज ही करनी पड़ेंगी एज इट एज जैसी ही हैं। अब यूएसए का यहां पर अलग देखा जाए, अगर देखा जाए पॉलिटिकल सिस्टम है, तो पॉलिटिकल सिस्टम एज इट एज हमें जो है यहां पर मेमोराइज करना पड़ेगा। कोई फिलोसफर है, उसकी कोई थ्योरी है, प्लेटो, एरिस्टोटल है, मैकियावेली है, कोई भी है, तो उसका हमें एज इट एज जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है जो आपको कवर करवा रही है तो देन आप नोट्स मेकिंग की तरफ मत जाएं। हाँ, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट आप लिखकर जो है वो लगा सकते हैं, उसके अंदर पेजेस के ऊपर अटैच कर सकते हैं कि इसके अंदर मेन पॉइंट्स ये हैं बेसिकली, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ऐसे ही जेंडर स्टडी है, क्रिमिनोलॉजी है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पर पंजाबी है, तो पंजाबी के सम टाइम हमें जो है वो पोइट्री के जो है वो नोट्स बनाने पड़ते हैं,
तो ये आप लाजमी करिएगा, पोइट्री वगैरह के नोट्स लाजमी बनाइएगा, ठीक है, एज ए रेफरेंस देने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, क्योंकि उसके अंदर हमने तशरीह वगैरह भी तो करनी होती है ना, इंटरप्रिटेशन वगैरह भी तो करनी होती है ना। तो अब यहाँ पर नोट्स मेकिंग आपने कोशिश करनी है कि कम से कम करनी है, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है कि आपने चीज़ों को रीड करना है, चीज़ों को मेमोराइज करना है और आपने रिटन फॉर्म के अंदर लेकर आना है। अगर आप नोट्स मेकिंग के ऊपर सारा टाइम वेस्ट करेंगे ना, तो आप मटेरियल को रीड कब करेंगे, मुझे यह बताएं, रिटन फॉर्म के अंदर कब लेकर आएंगे? तो कुछ सब्जेक्ट्स की आप नोट्स मेकिंग लाजमी करनी है और करनी भी चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो भी साथ साथ होती रहे। आप हेडिंग्स किस तरह बना रहे हैं, सब हेडिंग्स किस तरह बना रहे हैं, रेफरेंस किस तरह दे रहे हैं, एग्जाम्पल किस तरह कोट कर रहे हैं, क्रिटिकल एनालिसिस आप क्या दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कंक्लूजन क्या लिख रहे हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिख रहे हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो कुछ सब्जेक्ट्स के आप नोट्स मेकिंग करें, कुछ सब्जेक्ट्स के आप नोट्स मेकिंग ना करें, मटेरियल को रीड करने की कोशिश करें। जैसे आपका जनरल स्टडी का सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मेरे ख्याल में नोट्स मेकिंग की जरूरत नहीं है, जितना आपका जो है वो सिलेबस है। तो टाइम वेस्ट मत करें यहां पर जनरल स्टडी के ऊपर जो है वो नोट्स मेकिंग की, ठीक है, थोड़े से पॉइंट लिख लें, लेकिन बुलेट पॉइंट के अंदर लिख लें, ठीक है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव सी बुक ले लें, वो सारा आपका जो सिलेबस है कवर हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए क्रिमिनोलॉजी है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी जो है नोट्स में कि अगर आप ना भी करें तो गुजारा चल सकता है, और गुजारा अच्छा भला गुजारा हो सकता है आपका। हाँ, अगर आपने नोट्स में क्या करने तो बुलेट पॉइंट में कर ले, शॉर्ट में कर ले, मेन एंड पॉइंट, बाकी डिटेल जो है वो आपको आनी चाहिए, ये चीज आप ये कर सकते हैं। लेकिन 10 सब्जेक्ट्स की अगर आप CSS 2027 दे रहे हैं तो 10 सब्जेक्ट्स की आपने नोट्स मेकिंग प्रॉपरली वो नहीं करेंगे। जहां जहां पर आपको लगता है कि नोट्स मेकिंग की जरूरत नहीं है तो वहां पर आपने नोट्स मेकिंग नहीं करनी। ये टाइम बचाना है हमारा, ये बहुत कीमती टाइम है हमारे पास। 6 मंथ हमारे पास रह चुके हैं, ये वो 6 मंथ होते हैं जब आप एक पूरा सिलेबस कवर कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आपकी ऑलरेडी जो है वो नोट्स मेकिंग हुई पड़ी होती है। हमने जस्ट सिलेबस को कवर करना है, रिटन फॉर्म के अंदर लेकर आना है और मेमोराइज करना होता है हमने 6 मंथ के अंदर। तो आई होप आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखें, टॉपिक्स के ऊपर डिबेट या एनालिसिस करने से पहले एक लिटरेरी और फिलॉसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे CSS और PMS के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। अब यहां पर कुछ एस्पिरेंट्स का कहना यह है कि सर हम मेन एग्जाम के अंदर लिटरेरी और फिलॉसफिकल स्टेटमेंट को जो है डिकोड करना नहीं चाहते या उसके ऊपर ऐसे नहीं लिखना चाहते, हम एनालिटिकल या प्रॉब्लमेटिक या आर्गुमेंटेटिव ऐसे ही लिखेंगे, उसी के ऊपर हमारा फोकस है। ठीक है, करना भी चाहिए, लेकिन लिटरेरी और फिलॉसफिकल स्टेटमेंट डिकोड करने से या इसको बार बार प्रैक्टिस करने से फायदा पता क्या होगा आपका? एक तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट होगी, सेकंड थिंग इज दैट कि आपके जो आइडियाज डेवलप नहीं हो रहे वो आइडियाज भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो लिटरेरी और फिलॉसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी प्रैक्टिस करें। देखें, आज जो हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाली है वो है नेपोलियन हिल की। नेपोलियन हिल बेसिकली यहां पर क्या कहता है कि इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। कि अगर तुम जिंदगी के अंदर बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर सकते तो मत करें, एटलीस्ट उन छोटी छोटी चीजों को लाजमी करें जो बड़े रास्तों के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर बात कर लेते हैं, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हमारा बड़ा है, गोल हमारा बड़ा है और उसको हमने अचीव करना है, लेकिन उसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी एग्जाम्पल लेंगे और देन जो है हम अपने जो है वो टॉपिक की तरफ जो है बढ़ जाएंगे। देखें, किसी को रीडिंग का इश्यू आ रहा है तो उसको रीडिंग इंप्रूव करनी चाहिए, ठीक है। किसी के राइटिंग का इश्यू आ रहा है, वो राइटिंग के ऊपर काम करना चाहिए। किसी के क्रिटिकल थिंकिंग का मसला आ रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो हम कैसे डेवलप करें, तो उसको डेवलप करना चाहिए। आप कह लें कि मल्टीफेरियस छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। आप यूं समझ लें कि बड़े रास्तों के अंदर जो छोटे छोटे या हमें कांटे बिछे हुए नजर आते हैं, उनको आपने साफ करना है, उनको आपने यहां पर क्लियर करना है, ताकि आप अपने जो है वो ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाएं, ठीक है।
तो छोटी छोटी जो यहाँ पर चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनके ऊपर काम करना चाहिए। सम टाइम क्या होता है कि मेन एग्जाम के अंदर वही छोटी छोटी चीज़ें आपकी कह लें कि हर्डल्स बन जाती हैं, तो उन हर्डल्स को ख़त्म करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो आप यूँ समझ लें कि ये स्टेटमेंट आपको मोटिवेट करने के लिए भी है और मेन एग्जाम्स के लिए हमारे जो CSS और PMS का SC का पेपर है उसके लिए भी है। ठीक है, तो जिस तरह भी पाकिस्तान को यहाँ पर इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है, एटलीस्ट पाकिस्तान अगर कोई बड़े बड़े काम तो ना कर सके, लेकिन ये है कि छोटे छोटे जो है यहाँ पर जो काम करने चाहिए रीजनल लेवल के ऊपर, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा भी है, तो एटलीस्ट वो भी किया जा सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट वो भी किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल इश्यूज़ हैं और हम यहाँ पर जो है वो कह लें कि ग्लोबल लेवल के ऊपर एज ए मीडिएटर या पीस मेकर रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर देखा जाए, इंटरनली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो कह लें कि यहाँ पर न्यूमरस वो कह लें कि इश्यूज़ का सामना कर रहा है। तो इन न्यूमरस चैलेंजेस को यहाँ पर जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर एरेडिकेट करेंगे, देन जो हम यहाँ पर ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो आई होप आपने इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखें, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखें, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा यहां पर ड्रीमिंग ऑफ कनेक्टिविटी, द इरानियन अल्टरनेटिव्स रिकैलिब्रेटिंग सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी एंड द ट्रांस अफगान जियोपॉलिटिकल डेडलॉक। अब आपको पता है यहां पर हमें जियो इकोनॉमिक ओपनिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान के दरमियान में देखने को मिल रही है। ठीक है, जियो इकोनॉमिक। अब यहां पर एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात की थी जियो पॉलिटिकल शिफ्ट की, कि यहां पर कह ले कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद साहब, वो विजिट करते हैं इस्लामाबाद का, और यहां पर वो एक चीज कहते हैं कि हमें एक रीजनल लेवल के ऊपर अलायंस बनाना चाहिए। और हमने बात की थी R4 की, रीजनल 4 जो यहाँ पर कंट्री, और उन 4 कंट्रीज में कौन कौन से थे यहाँ पर कंट्रीज? पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट। आज हम बात करने वाले हैं जियो इकोनॉमिक ओपनिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो क्या रीजंस हैं, वो क्या स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस हैं, महरकात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है ईरान की तरफ बढ़ना चाहिए और जियो इकोनॉमिक रिलेशंस जो है वो बिल्ड करने चाहिए। एक चीज तो ये है। अब यहां पर ईरान किस वजह से या कौन सी वजूहात की बिना के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है चेंज कर सकता है या पाकिस्तान के साथ अपने बायलैटरल रिलेशंस बिल्ड कर सकता है। एक चीज तो ये भी है। दूसरा, अगर देखा जाए जो पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक विजन है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां पर नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 2024 टू 29, जिसके अंदर यह फिक्स किया गया है कि $1 ट्रिलियन तक इकोनॉमी को लेकर जाना है। ठीक है, उसके अंदर 3 रूट्स की बात आती है, उनके ऊपर भी हम यहां पर डिबेट करने वाले हैं। तो आप यूं समझ लें कि जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमने बात की थी जियो पॉलिटिकल शिफ्ट की, अब हम बात करने वाले हैं जियो इकोनॉमिक्स की। किसके दरमियान में? पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। सेकंड टॉपिक हमारे पास रहेगा ट्रूथ टेस्ट की बात की जा रही है, टेस्टिंग द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्लेयर अप एंड द लिमिट्स ऑफ यूएसए ईरान डी कन्फ्लिक्शन। फोकस पूरा जो रहेगा वो रहेगा डी कन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर हम डिबेट काफी कर चुके हैं। टोटली हम जो यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है डी कन्फ्लिक्शन प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे या डी कन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे, जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद डिप्लोमेसी के ऊपर भी बात करेंगे। थर्ड नंबर पर हमारे पास है पेपर प्रोमिसेस ब्रिजिंग द implementation gap, evaluating the Sino-Pakistani joint push for UNSC enforcement reforms। यहां पर पाकिस्तान की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया है। अब प्रपोजल किस चीज का? यहां पर रिफॉर्म्स का। और रिफॉर्म्स
किसके रिफॉर्म्स? यहां पर यूएनओ के रिफॉर्म्स की बात की गई है। और यह पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर दोनों ने इनफॉर्मल मीटिंग यहां पर कंडक्ट की है। और इस मीटिंग के अंदर बेसिकली क्या बात की गई है, और पाकिस्तान की तरफ से जो एम्बेसिडर है आसम इफ्तिखार अहमद साहब, उन्होंने क्या बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पाकिस्तान देखें कि किस तरह जो है यहां पर एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने और एम्पावर करने की बात कर रहा है। किसके साथ? यहां पर मिलकर चाइना के साथ। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों टॉपिक्स है ना, थर्ड और फोर्थ नंबर पर जो है पाकिस्तान चाइना जॉइन हैंड्स ऑन इन्फोर्समेंट ऑफ यूएनओ रेजोल्यूशंस। स्पेशली हम बात करने वाले हैं जो रेजोल्यूशंस यहां पर पास की गई हैं उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही और उसके पीछे रीजंस क्या हैं, इसको देखेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आप यूं समझ लें कि ये दोनों टॉपिक आपके सेम ही हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक के ऊपर हम पूरा एनालिसिस करेंगे और सेकंड जो है मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें, उसका भी ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन दोनों में एक ही चीज है, ठीक है। ये क्योंकि हमारे पास पेपर प्रोमिसेस, हमारे पास एक एडिटोरियल है और ये हमारे पास कह लें कि यहां पर एक आर्टिकल है जिसको हमने यहां पर ऐड कर दिया। द इन्फोर्समेंट डेफिसिट की बात की जा रही है, इंप्लीमेंटेशन गैप की बात की जा रही है कि जो भी रेजोल्यूशंस यहां पर पास की जाती हैं उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। इट डजंट बीट का यहां पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो हर्डल्स है, नहीं, बल्कि यहां पर हर्डल्स है सबसे बड़ी, वो क्या है? P5 परमानेंट कंट्रीज, ग्लोबल पार्ट्स की बात की जा रही है और वो किस तरह हर्डल्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान चाइना पुश फॉर रिफॉर्म्स इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक्स है हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी आपने चीजें नोट करनी है। और लास्ट पर आपको पता है कि हम वोकैब की बात करते हैं और वोकैब डॉन न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। आप एक पूरी अपनी जो है यहां पर नोटबुक प्रिपेयर कर सकते हैं डेली बेसिस को, और आपको जो है वो वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखें, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है बेसिकली ईरान ऑल्टरनेटिव की बात की जा रही है, रिकैलिब्रेटिंग सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी एंड द ट्रांस अफगान जियोपॉलिटिकल डेडलॉक, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की, जहां पर अलायंस बनाने की बात की गई थी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर बेसिकली है कि जियो इकोनॉमिक ओपनिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान, ठीक है। इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए द ईरानियन ट्रांजिट अल्टरनेटिव एंड चेंजिंग बॉर्डर रियलिटीज, ठीक है। मैं पूरा ओवरव्यू देता जाऊंगा, आपको जो है वो समझ आ जाएंगी चीजें। सबसे पहले देखा अनलॉकिंग लोकल रूट्स। देखें, पाकिस्तान ने 2008 से लेकर जो वो कह ले के मल्टीपल यहां पर जो है वो ट्रेड रूट्स जो है वो दिए हैं। किसको दिए हैं? ईरान को दिए। और ईरान को अगर देखा जाए तो एक्सेस दी है, हमारी जो है पोर्ट्स हैं, पोर्ट बिन कासम है, ग्वादर पोर्ट है, जिस तरह हमें ग्वादर की इंपोर्टेंस बढ़ते हुए नजर आती है। जो ईरान और यहां पर यूएसए की वॉर हमें देखने को मिली, उसके दरमियान मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और इस टॉपिक के ऊपर भी हमने डिबेट की थी कि ग्वादर को किस तरह जो है आगे लेकर चला जा सकता है, किस तरह यहां पर डेवलपमेंट्स हो सकती हैं अगर इंटरनेशनल लाइंस के साथ जो है कनेक्टिविटी की जाए तो, ठीक है। तो ग्वादर की इंपोर्टेंस भी यहां पर बढ़ाई जा सकती है, किस तरह बढ़ाई जा सकती है, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। देखें, अब हो क्या रहा है कि यहां पर के एफबीआर की तरफ से यहां पर कुछ प्रोसीजर्स यहां पर अलाउ किए गए हैं। देखें, जो माल अगर चाइना से आ रहा है, कराची पोर्ट पर आ रहा है, तो देखें यहां पर जो है बेसिकली एक फ्रेज यूज किया जाता है, क्रॉस स्टफिंग की बात की जाती है। क्रॉस स्टफिंग का मतलब होता है एक कंटेनर से माल का उतार कर जो है दूसरे कंटेनर्स पर शिफ्ट करने को बोला जाता है, ताकि माल को ईरान तक जो है पहुंचाया जा सके, गुड्स को, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है यहां पर क्रॉस स्टफिंग। तो यहां पर एफबीआई ने कुछ प्रोसीजर्स अलाउ किए हैं और इजाजत दी है कि बेसिकली यहां पर जो है वो कह लें कि जो है गुड्स को जो है ईरान तक पहुंचाया जाए। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मल्टीपल जो है रूट्स जो वो दे चुका है पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान बिन पोर्ट कासम पोर्ट सॉरी यहां पर, उसके बाद यहां पर अगर देखा जाए ग्वादर पोर्ट है, पसनी है, औरमरा है, तो ताफ्तान बॉर्डर आपके सामने ही है। तो यहां तक जो है ईरान को एक्सेस दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चीज है। देखिए, अब हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है यहां पर कि स्ट्रैटेजिक शिफ्ट फ्रॉम काबुल, ठीक है।
अब 2021 के अंदर जब अफगान तालिबान गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान की थोड़ी सी जो है यहां पर उम्मीदें जो है वो जागना शुरू हुई कि एटलीस्ट जो है अब हम सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन उन सारे ख्वाबों के ऊपर यहां पर पानी फिरता हुआ नजर आया जब हमें यहां पर टेररिज्म का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने यहां पर अपना ऑपरेशन गजबुल हक स्टार्ट किया। किसके अगेंस्ट? मिलिटेंट्स ग्रुप्स के अगेंस्ट, जो कि कहां पर हैं? अफगानिस्तान के अंदर हैं। और उनकी सेंचुरीज कहां पर देखने को मिलती है? ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, इस वजह से यहां पर क्या हुआ कि आपको पता है तापी वाला प्रोजेक्ट है, कासा 1000 प्रोजेक्ट है, सारे यहां पर डले हुए पड़े हैं, किसी के ऊपर काम नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी अगर हर्डल देखी जाए तो इस वक्त कौन आ रहा है यहां पर देखने को मिल रहा है? किसके साथ? किसकी देखने को मिल रहा है हर्डल? कौन सी? सॉरी, अफगानिस्तान। और उसकी रीजन क्या है? टेररिज्म। दूसरी तरफ अगर देखा जाए भारत के साथ, इंडिया के साथ भी कभी ये उम्मीदें वाबस्ता की गई कि भाई आप दोनों के दरमियान में जो वो कह लें कि ट्रेड बहाल हो और दोनों के दरमियान में जैसे आपका तापी वाला प्रोजेक्ट वगैरह ये सारी चीजें, तो कोई न कोई बायलैटरल रिलेशंस हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। लेकिन वो भी यहां पर हमें नजर नहीं आए जब यहां पर 2025 के अंदर दोनों कंट्रीज के दरमियान में AI वॉरफेयर हमें देखने को मिली। ठीक है, ड्यू टू पहलगाम अटैक। और वहां से फिर क्या हुआ कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को यहां पर सस्पेंड कर दिया। तो ये एक ओवरव्यू है, साथ साथ में चीजें आपको बताता जा रहा हूं। ठीक है, स्ट्रैटेजिक यहां पर शिफ्ट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी चाहता था, जो कि नहीं हो पाई। यही हमें डेडलॉक देखने को मिल रहा है अफगान तालिबान गवर्नमेंट जब से आई। अब यहां पर पावर एलीट जो है, जो ताकतवर अशराफिया, वो भी यहां पर उम्मीदें जो है ना वो ख्वाब देखते हैं। ठीक है, अब जो है अगर अफगानिस्तान के अंदर जो है वो कह ले कि तालिबान की गवर्नमेंट आई 2021 के अंदर, तो यहां पर ख्वाब जो है वो देखे गए कि एटलीस्ट हम सेंट्रल एशिया के साथ जो है अपने रिलेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ यहां पर फुलफिल। अब ईरान की बात की जा रही है, तो भाई जब ईरान के साथ अब जो है जियो इकोनॉमिक या जियो पॉलिटिकल शिफ्ट जो देखने को मिल रहा है और यहां पर रिलेशंस की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं पर एक चीज जरूर आ सकती है कि रीजनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ सकता है कि अगर ईरान के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप करता है तो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर गल्फ कंट्रीज की बात करें तो गल्फ कंट्री का अगर सऊदी अरेबिया, अभी आपको पता है कि ईरान की तरफ से गल्फ स्टेट्स को निशाना बनाया गया, स्पेशली यूएस मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया, जिसकी वजह से यहां पर गल्फ स्टेट्स को काफी तहफुजात हैं ईरान को लेकर कि ईरान को यह अटैक्स नहीं करने चाहिए थे। हालांकि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैक्ट है, पहले उसके ऊपर अटैक किए गए, लेकिन पाकिस्तान ने मना किया, भाई ये क्या काम कर रहे हो, इसको रोको। यहां पर आपको नजर आना चाहिए कि हमारा स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैकेट है सऊदी अरेबिया के साथ। तो ये रीजनल लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो सकता है, तो ये चीज भी है। उसके बाद है रूट डाइवर्जन की बात करेंगे। हैवी टोल नेवल रिस्ट्रिक्शंस इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यहां पर बात की जा रही है ईरान की। ईरान को क्यों जरूरत पड़ी है? देखें, ईरान को जरूरत है, ईरान को इसलिए है कि भाई रीजन के अंदर अगर देखा जाए सबसे बड़ा जो उसका दुश्मन है सबसे इजराइल टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा है यहां पर। तो ईरान उधर से देखा जाए तो अफगानिस्तान, बलोच इंसर्जेंसी, दोनों तरफ पाकिस्तान और ईरान की तरफ दोनों तरफ देखने को मिल रही है। तो यह भी एक बड़ा इशू है, क्योंकि पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन की वजह अगर देखी जाए तो अफगानिस्तान है, बलोच इंसर्जेंसी है, उसके बाद CPEC है, उसके बाद पीस पाइपलाइन है जो ईरान के साथ हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये तो पाकिस्तान की तरफ से। ईरान की तरफ से वॉर का सामना करना पड़ा है, उसने पहले तो जियोपॉलिटिकल लेवरेज मिला उसको यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, वही बात की जाए, टोल भी लिया, जो मर्जी यहां पर चार्जेस फीस वगैरह सारा कुछ ली। लेकिन अब जो है उसको यहां पर ऑल्टरनेटिव रूट्स की जरूरत है। पाकिस्तान को भी ऑल्टरनेटिव रूट्स की जरूरत है, ईरान को भी ऑल्टरनेटिव रूट्स की जरूरत है यहां पर, तो यह बात की जा रही है। अब अगर देखा जाए, आपको पता है कि यहां पर मैंने पहले भी बताया कि जो नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है बेसिकली पाकिस्तान का 2024 से लेकर जो 2029 तक है, यहां पर 3 रूट्स बेसिकली जो है इसको बोला है 3 रूट्स टू द वर्ल्ड वर्सेस एलीट अटोपियनिज्म की बात की जा रही है, जो इनके अरमान है बेसिकली एलीट क्लास के, उसकी बात की जा रही है। पावर एलीट की बात की जा रही है, ताकतवर अशराफिया की, कि किस तरह ये उम्मीदें बांध लेते हैं, किस तरह के ये ख्वाब देखते हैं जो कि कभी पूरे भी नहीं होते।
तो ये चीज़ है, थोड़ा सा उधर है क्रिटिसिज्म, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम मेन फोकस इसी के ऊपर रखने वाले, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए उड़ान पाकिस्तान, अब उड़ान पाकिस्तान में अगर देखा जाए मैनिफेस्टेशन है, बेसिकली एक मंशूर है, तो इसके अंदर अगर देखा जाए जो हमारे पास पॉइंट रहने वाला है नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 2024 टू 29, ठीक है। तो यहां पर जो पाकिस्तान की जो कल का इकोनॉमी है, यहां पर यह विजन है कि $1 ट्रिलियन तक इकोनॉमी को लेकर जाया जा सके, और उसके लिए हमें यहां पर 3 रूट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखा जाए द रूलिंग एलीट हैज conceptualized a grand geo-economic vision built upon 3 specific trans-regional corridors। अब सबसे पहले देखा जाए ब्लू गोल्ड कॉरिडोर की बात की जा रही है, कनेक्टिंग ग्वादर डायरेक्टली टू सेंट्रल एशिया, ताशकंद थ्रू चागी एंड हेरत। हेरत आपको पता है कि यहां पर अफगानिस्तान की जो हम पिछले दिन में बात कर रहे थे, जहां पर विमेन के फेवर में जो है हमें प्रोटेस्ट होते हुए नजर आए, बेसिकली उसके जरिए जो कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। वेस्टर्न कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो यहां पर ईरान की बात की जा रही है मुशायद, तो उसके साथ कनेक्टिविटी हो रही है गवादर की, ठीक है, ये चीज भी है। अब इसके अंदर क्या है कि आपको पूरा जो है यहाँ पर मिनरल्स वगैरह उनकी ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है एज द चीपेस्ट ट्रांजिट ऑप्शंस अवेलेबल है पाकिस्तान के पास, तो ईरान के साथ जो अगर करके वो कनेक्टिविटी और यहाँ पर सेंट्रल एशिया तक जा सकता है, तो ये हमें चीज़ें नजर आ सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 कॉरिडोर्स हैं, और सॉरी लास्ट कॉरिडोर है सीपैक, और सीपैक अभी आपको पता है कि चाइना का जो फोकस होना चाहिए वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, हालांकि सीपैक फेज 2 की बात की जा रही है, लेकिन वजह क्या आ रही है? वजह यह है कि सीपैक को जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो है यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है। जिस तरह हमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स देखने को मिल रही है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए मिलिटेंट्स ग्रुप्स बार बार अटैक कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी वजह से अगर देखा जाए तो सीपैक के ऊपर जो चाइना का फोकस होना चाहिए था वो थोड़ा सा डगमगा रहा है। उसकी वजह क्या है? सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। तो ये भी हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो बाकी जो है अगर रियलिटी गैप की बात की जाए तो ये थोड़ा सा और वे में बात चली जाएगी, लेकिन ये है कि हमारा जो फोकस रहेगा वो टोटली जो है इस टॉपिक के अंदर जो है वो कह ले के ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में जो जियो इकोनॉमिक ओपनिंग हो रही है उसकी बात की जा रही है कि पाकिस्तान को भी ज़रूरत है, स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन है, उड़ान जो है या मैनिफेस्टेशन है या नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, तो उसको भी तो फुलफिल करना है। $1 ट्रिलियन जो है यहाँ पर विजन भी तो है ना, ये भी तो फुलफिल करना है किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पर पाकिस्तान को जो है वो कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया तक करनी पड़ेगी, ताकि जो पाकिस्तान की पोर्ट्स हैं उनके तक जो है एक्सेस हासिल हो सके सेंट्रल एशिया को, जिस तरह यहाँ पर जो है वो कह लें कि किसको है, ईरान को है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप जो है वो लाजमी नोट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्टिंग द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनालाइजिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्लेयर अप। देखें, इसके ऊपर मैंने पहले भी कहा था कि अभी जो है फिर इनके दरमियान में जो है वो कल के थोड़े बहुत जो है मैं अटैक्स देखने को मिले। इसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे, हमारा जो फोकस रहेगा पूरे टॉपिक के अंदर वो यहाँ पर रहने वाला है बेसिकली डी कन्फ्लिक्शन, जो यहाँ पर मैकेनिज्म है, जो प्रोटोकॉल है, उसके ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव है, ये ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है, दोनों यहाँ पर वायलेशन दोनों की तरफ से देखने को मिल रही है। इजराइल यहाँ पर जो है सदरन लेबनान के अंदर क्या कर रहा है, आपके सामने अटैक्स बार बार किए जा रहे हैं, तो अगर कहीं ना कहीं पर देखें तो इसकी वायलेशन देखने को मिल रही है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो एक अंदर हमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली है वो है डी कन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म। तो एक्टिवेशन और डी कन्फ्लिक्शन रादर देन लेटिंग काइनेटिक रिटेलिएशन डी रेल्स टाइप, ठीक है। तो बजाय इसके तो यहाँ पर जो अटैक किया जाए तो यहाँ पर डी कन्फ्लिक्शन जो है इसको एक्टिवेट करना चाहिए, ताकि जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो एक्सपैंड कर रहा है या एस्केलेट हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद पैरेलल जियोपॉलिटिकल इनसिक्योरिटीज एंड रीजनल मेडिएशन है। तो आपको पता है कि यहाँ पर इजराइल और लेबनान फ्रेमवर्क जो है हमें देखने को मिला, दोनों की तरफ से जो है यहाँ पर साइन भी किया गया, लेकिन इजराइल कहीं ना कहीं भी यही चाहता है कि अब हजबुल्ला को निकालना चाहता है जो है वो इजराइल लेबनान के अंदर से, लेकिन ये अभी भी जो है वो अटैक्स यहाँ पर जारी हैं। तो इसके ऊपर हमारी ज़्यादा डिस्कशन नहीं रहेगी। यहाँ पर लॉन्ग पाथ अगर देखा जाए तो डिप्लोमेसी अपना रोल प्ले कर सकती है। पाकिस्तान ने जिस तरह रोल प्ले किया, कतर ने भी रोल प्ले किया, रोल ऑफ मेडिएटर अगर देखा जाए
तो पाकिस्तान, कतर ने अपना रोल प्ले किया, इजिप्ट ने किया, टर्की ने किया, सऊदी अरेबिया ने भी किया, चाइना भी यहाँ पर यही चाहता था कि भाई यहाँ पर जो है वो कह लें कि पीस होना चाहिए, रीजन सिक्योरिटी एंड पीस। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, वो है यहाँ पर डीकन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म, ताकि इस इशू को बढ़ाने की बजाय कम किया जा सके, जो कि मेन जो हमें यहाँ पर इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो एक पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इंपेरेटिव डिप्लोमेटिक डिसिप्लिन है, स्ट्रैटेजिक रीअश्योरेंस है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ लें कि यूएस सेक्रेटरी स्टेट है मार्क रूबियो, उन्होंने यहाँ पर फिर जो है एक बार फिर जो है वो कह लें कि यकीन दहानी करवाई है गल्फ स्टेट्स को, गल्फ कॉपरेशन जो है यहाँ पर काउंसिल को। ठीक है, तो लेकर अभी भी आपको पता है कि इनके दरमियान में हमें एक वैक्यूम जो है वो देखने को मिल रहा है, जो खुला पैदा हो चुका है गल्फ स्टेट्स को लेकर। जो ट्रस्ट था यहाँ पर यूएसए के ऊपर, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पर हमें ट्रस्ट डेफिसिट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाद में इनको बोला गया कि अब्राहम अकॉर्ड भी साइन करो, तो वो भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी डिसपॉइंटमेंट जो हमें नजर आया गल्फ स्टेट्स के, ये क्या कह रहा है यहाँ पर ट्रंप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी कि मार्क रूबियो ने बेसिकली यहाँ पर ये बात की है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो ये इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, इसके अंदर जो डीकन्फ्लिक्शन प्रोटोकॉल्स हैं, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि इशू को डी एस्केलेट किया जा सके। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आप नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं द इन्फोर्समेंट डेफिसिट एवेल्युएटिंग पाकिस्तान चाइना पुश फॉर रिफॉर्म्स इन यूएनएससी। बात की जा रही है सिक्योरिटी काउंसिल की। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर जो है इनफॉर्मल मीटिंग यहां पर कंडक्ट की है। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से प्रपोजल भी दिया गया रेजोल्यूशंस के ऊपर कि किस तरह मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस यूएनओ को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इंपावर किया जा सकता है। तो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो द मल्टीलैटरल पुश अगर देखा जाए रिक्लेमिंग यूएनएससी क्रेडिबिलिटी, यहां पर देखें अगर यूएनओ की या सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन जो पास की जाती हैं, अगर उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए, जो हम बात कर रहे हैं इन्फोर्समेंट डेफिसिट की, कि प्रॉपर उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती यहां पर, कि रेजोल्यूशन पास तो की जा रही हैं लेकिन उनके ऊपर जो कह लें कि जो काम होना चाहिए, जो उनकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, वो नजर नहीं आती। और उसकी रीजन क्या है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर रेजोल्यूशंस की इंप्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाए तो यूएनओ की जो क्रेडिबिलिटी है, अथॉरिटी है, इफेक्टिवनेस है, वो नजर आएगी। अदरवाइज वो कंप्रोमाइज नजर आएगी अगर ये इंप्लीमेंटेशन नहीं होती तो इसकी, ठीक है, रेजोल्यूशंस की। तो एक बाइंडिंग यूएनएससी जो है यहां पर रेजोल्यूशंस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो प्रपोज्ड प्रोसीजरल रिफॉर्म्स की बात की जा रही है कि यहां पर जो अथॉरिटी यहां पर खत्म होती हुई या क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है उसको काम किया जा सकता है। तो पाकिस्तान की तरफ से यहां पर प्रपोजल दिया गया है, रिकमेंड कुछ यहां पर चीजें रिकमेंड किया, रियलिस्टिक मैंडेट की बात की जा रही है, हकीकत पसंदाना जो यहां पर लाहे अमल है वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो कह ले के क्लियर इंप्लीमेंटेशन पाथवेज होने चाहिए। ठीक है, तो बार बार जो यहां पर जो कह ले के हमें हर्डल्स नजर आती है इंप्लीमेंटेशंस में रेजोल्यूशन की, तो वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। आप पैलेस्टाइन के यहाँ पर रेजोल्यूशंस कितनी पास की, कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशंस पास की गई लेकिन इनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एनुअल रिव्यू प्रोसेस टू मॉनिटर हिस्टोरिकल एंड अनएग्जीक्यूटेड मैंडेट्स। अब यह जो मंशूर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, एनुअली हर साल के बाद यहां पर रिव्यू लेना चाहिए कि कौन सी रेजोल्यूशन को यहां पर प्रॉपर इंप्लीमेंट किया गया है, कौन सी को जो है यहां पर नहीं इंप्लीमेंट किया गया। तो उसके ऊपर एनुअल बेस जो है यहां पर क्या होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। उसके बाद है सस्टेन्ड रिपोर्टिंग, मसलसल जो है इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए। एडिक्वेट रिसोर्सेज, मुनासिब जो है इसके ऊपर रिसोर्सेज भी होने चाहिए। ठीक है, ये चीज भी है। एंड स्ट्रिक्ट फॉलोअप फ्रेमवर्क, और इस फ्रेमवर्क को जो बार बार फॉलोअप भी करना जरूरी है, जो भी यहाँ पर यूएनओ की तरफ से दिया जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। तो ये पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो ये प्रपोजल हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह जो है वो यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। अब अगर हर्डल्स की या स्ट्रक्चर बोटल नेक की अगर बात की जाए, देखा है बोटल नेक्स जो हमें यहाँ पर रुकावटें देखने को मिल रही हैं, स्ट्रक्चरल जो है बोटल नेक की अगर बात की जाए तो इसके अंदर सबसे पहले पॉलिटिकल विल एंड टेक्निकल लिमिट्स।
द कोर डिसफंक्शन जो टोटली जो हमें यहाँ पर खराबी देखने को मिलती है वो यहाँ पर कह ले कि एडमिनिस्ट्रेटिव का फेलियर होना नहीं है, बल्कि यहाँ पर सिस्टमिक फेलियर्स ऑफ यूनिट डज नॉट स्टेम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव आर टेक्निकल लिमिटेशंस। इन दोनों से नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है, इशू यहां पर यह है जो परमानेंट मेंबर है P5 की मैंने बात की थी कि उनके पास है यहां पर एब्सोल्यूट पावर ऑफ वीटो, जिसकी वजह से यहां पर रेजोल्यूशंस आपके इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, ये बेसिकली यहां पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इंस्टेड इट इज एन इंटायरली पॉलिटिकल रोड ब्लॉक ड्राइवन बाय द कॉन्फ्लिक्टिंग एजेंडाज ऑफ इट्स परमानेंट मेंबर्स P5। ठीक है, जिसके अंदर आपका चाइना, रशिया और ये सारे फ्रांस और यूएसए आपका शामिल है। द शील्ड ऑफ देखा जाए ऑफ द वीटो, द एब्सोल्यूट वीटो पावर अलाउज इंडिविजुअल परमानेंट मेंबर्स टू शील्ड फेवर्ड allies फ्रॉम द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इग्नोरिंग इंटरनेशनल लॉ। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लॉ को भी यहां पर अवॉइड किया जाता है, जहां पर यूएसए को लगता है कि भाई इस स्टेट के साथ ये तो मेरा लॉ है, तो इसके साथ मेरे रिलेशंस हैं, यहां पर मेरे इंटरेस्ट हैं, तो अगर इसके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पेश की गई तो मैं वीटो पावर का यूज करूंगा। और मुझे यहां पर आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा जो है वीटो पावर किसने यूज की, रशिया ने या यूएसए ने? कमेंट के अंदर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए कंप्लीटली पैरालाइजिंग द इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, तो अगर टोटली जो यहां पर इन्फोर्समेंट जो हमें मैकेनिज्म जो देखने को मिल रहा है वो टोटली पैरालाइज होता हुआ नजर आता है, किसकी वजह से? ग्लोबल पावर्स की वजह से, ना कि यहां पर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग ऑक्यूपेशंस की अगर बात की जाए, देखिए दिस लैक ऑफ कंसेंसस डायरेक्टली एक्सप्लेन्स द डेकेड लॉन्ग नॉन इंप्लीमेंटेशन बाइंडिंग रेजोल्यूशन जो है अभी तक उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। वजह क्या है? वीटो पावर का यहां पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड पाथ ऑफ डिप्लोमेसी, तो यहां पर जो एक डिप्लोमेसी या सफारतकारी का एक रास्ता बचता है उसको भी यहां पर देखना पड़ेगा। डिफेंडिंग रूल बेस्ड ऑर्डर, अब यहां पर जो आपका रूल बेस्ड ऑर्डर बार बार यह बात की गई कि आपका ओल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर यहां पर एंड हो रहा है या उसको एंड किया जा रहा है या उसको वीक बनाया जा रहा है। तो यहां पर पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बात किया कि भाई रूल बेस्ड ऑर्डर को यहां पर मेंटेन रखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है, Despite these deep structural limitations, the collaborative effort by Pakistan and China signals a crucial defense multilateralism at a time when other global superpowers are abandoning the rules-based international system। जबकि दूसरे यहाँ पर ग्लोबल पावर्स क्या कर रहे हैं? टोटली इसको जो है रूल बेस्ड ऑर्डर को यहाँ पर तरक करती हुई नजर आ रही हैं, जो कि मैंने अभी पहले बताया आपको। ठीक है, टेम्परिंग एक्सपेक्टेशंस की अगर बात की जाए तो अगर ये कह लें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने का मसला ये है कि ग्लोबल पावर्स के दरमियान में अगर यहाँ पर जो कंसेंसस हो जाए, डायलॉग्स हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन हो जाए, तो इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन भी यहाँ पर हो पाएगी, जिसका हक है उसको दिया जाना चाहिए। ये चीजें बेसिकली यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, कॉल फॉर पेशेंट डिप्लोमेसी, तो डिप्लोमेसी ही है जो यहाँ पर जो है वो कह लें कि एज ए ब्रिज काम कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिजिंग द मैसिव गैप बिटवीन जो है पेपर रेजोल्यूशंस एंड ग्राउंड रियलिटीज अल्टीमेटली रिक्वायर्स हार्डर मोर पेशेंट टारगेट डिप्लोमेसी एंड डायरेक्टली एट द परमानेंट मेंबर्स होल्डिंग दीज रेजोल्यूशंस हॉस्टेज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जितनी देर तक ग्लोबल पावर्स नहीं चाहेंगी, एक पेज के ऊपर नहीं आएंगी, तो उतनी देर तक जो है इन रेजोल्यूशंस को जो है प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ये बात यहां पर की जा रही है। तो आई होप आपने इस टॉपिक को यहां पर अंडरस्टैंड किया। और नेक्स्ट टॉपिक भी इसका जो है वो रिलेटेड ही है, ब्रिजिंग इंप्लीमेंटेशन गैप, वही बात आ रही है, इन्फोर्समेंट डेफिसिट की बात आ रही है यहाँ पर। ठीक है, एवेल्युएटिंग सीनो पाकिस्तानी जॉइंट पुश फॉर यूएनएससी जो है यहाँ पर इन्फोर्समेंट रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, वही जो हम प्रीवियस टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, वही चीजें बार बार है। इंस्टीट्यूशनल कोर एड्रेसिंग द इन्फोर्समेंट डेफिसिट, पाकिस्तान और यहाँ पर चाइना ने जॉइंटली होस्टेड यहाँ पर इनफॉर्मल जो है आर्या फॉर्मूला के तहत मीटिंग कंडक्ट करवाई यूएनएससी के अंदर। फोकस क्या रहा है यहाँ पर? ब्रिजिंग इंप्लीमेंटेशन गैप ऑफ द पास्ट रेजोल्यूशंस, जो रेजोल्यूशंस पास्ट की गई हैं उनके ऊपर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई, वही सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। फाउंडेशन क्रेडिबिलिटी, अगर इन रेजोल्यूशन के ऊपर अमल करवाया जाता है, इंप्लीमेंटेशन करवाई जाती है, देन यूएनएससी की जो क्रेडिबिलिटी, अथॉरिटी और इफेक्टिवनेस हमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज आपको कंप्रोमाइज
होती हुई नजर आएगी। एक्शनेबल ब्लूप्रिंट है, वही बात की जा रही है। रियल वर्ल्ड एक्शंस की जरूरत है। मेंबर स्टेट्स सच एज द फ्यूचर डिसीजंस मस्ट फीचर्स रियलिस्टिक मैंडेट्स है। क्लियर एग्जीक्यूशन पाथवेज होने चाहिए। सस्टेन्ड जो है रिपोर्टिंग होनी चाहिए। यही वही चीज है जो अभी हम टॉपिक के अंदर डिस्कस करके आ रहे हैं। एडिक्वेट ऑपरेशन रिसोर्सेज भी होने चाहिए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बाइंडिंग लीगल ऑब्लिगेशंस की बात की जा रही है। देखें, बाइंडिंग लीगल ऑब्लिगेशंस है। पाकिस्तान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएनओ एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार साहब रिफॉर्म्ड दैट यूएनएससी रेजोल्यूशंस कैरी मैंडेटरी लीगल वेट अंडर द यूएनओ चार्टर्स, ठीक है, रादर देन बीइंग ऑप्शनल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंट। तो यहां पर जो है यूएनओ का चार्टर अगर देखा जाए तो उसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस है, इनको इंप्लीमेंटेशन इनकी बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएक्शन क्या हो सकते हैं यहाँ पर आपके सामने है, नहीं होंगे तो फिर इश्यूज आपके सामने है। पैलेस्टाइन वार चल रहा है, यूएसए ईरान वॉर चल रही है, यहाँ पर टसल चल रही है ना। अब इसके अलावा अगर रशिया और यूक्रेन वाला सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने है। तो एम्बेसडर वार्न क्या क्या सेलेक्टिव प्रोलॉन्ग नॉन इम्प्लीमेंटेशन वेरली डाइल्यूट द काउंसिल्स पावर, खत्म करेगी बिल्कुल लॉन्ग स्टैंडिंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स टू फेस्टर व्हाइल डीपली कंपाउंडिंग सिविलियन डिस्ट्रेस। तो आपके सामने है कि फिर ये इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा जो आपके सिविलाइजेशन है उनके ऊपर पड़ेंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स का एक सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर ग्लोबल पावर्स को ज्यादा एज हमें देखने को मिल रहा है। प्रपोज्ड स्ट्रक्चरल रेमेडीज एंड मल्टीलैटरल कमिटमेंट्स है पाकिस्तान की तरफ से रिफॉर्म एजेंडास क्या है। 3 पॉइंट्स है जो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया। यहाँ पर मैंडेटरी एनुअल रिव्यू होना चाहिए प्रोसेस टू सिस्टमैटिकली ट्रैक अनइम्प्लीमेंटेड and partially implemented resolution, creating stronger binding follow up mechanism होना चाहिए। ensuring tighter alignment between active UNO peace operations, regional security setups and standing concern mandates। तो ये सारी चीजें जो अभी हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कस करके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने लास्ट भी यहां पर जो है ये पॉइंट ऐड करना है कि पाकिस्तान ने किस तरह जो है UNOSC के अंदर जो है वो कह ले कि आर्या फॉर्मूला के तहत मीटिंग कंडक्ट करवाई चाइना के साथ मिलकर और UNO को एम्पावर या स्ट्रेंथन की बात की। और यहां पर अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजुलेशंस के रिफॉर्म्स के जो होने चाहिए उसके अंदर अपना प्रपोजल दिया उसके लिए तो वो प्रपोजल के पॉइंट्स क्या थे वो मैंने यहां पर डिस्कस किया। तो ये आपने लाजमी ऐड करने के पाकिस्तान ने जिस तरह यूएसए और ईरान के दरमियान में एज ए मीडिएटर, एज ए पीस मेकर, एज ए फैसिलिटेटर रोल प्ले किया, तो इसी तरह यहां पर पाकिस्तान मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने और एम्पावर करने में भी अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लाजमी ऐड करेंगे। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ और आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर डॉन न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इनकी हम कह लें कि यहाँ पर डिस्कशन भी करते हैं। इसके अंदर 2 सिनोनिम्स होते हैं, 2 आपके यहाँ पर एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड रहने वाला है यहाँ पर सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन मीन्स रहेगा यहाँ पर द एक्ट ऑफ आइसोलेटिंग, बेसिकली किसी को अलग थलग कर देना या अलग कर देना। तो सेटिंग असाइड और लीगली टेकिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, या किसी की प्रॉपर्टी को यहाँ पर क्या करना, कब्जा में ले लेना या उसकी जब्तगी या कोई फंड वगैरह है उसकी, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, एक तो है आइसोलेशन अलहदगी या सेपरेट कर देना, दूसरा अगर देखा जाए कॉन्फिस्केशन मीन्स रहेगा यहाँ पर जब्तगी को भी बोला जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जब्त करने के बाद जो है क्या किया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम हमारे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन या रेस्टोरेशन आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट सेकंड वर्ड हमारे पास रहेगा थिम्बल। थिम्बल बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली अ स्मॉल प्रोटेक्टिव कैप वॉर्न ऑन अ फिंगर वाइल स्विंग। जब यहाँ पर वुमेन्स सिलाई करती है तो फिंगर के ऊपर जो यहाँ पर पहनती है प्रोटेक्शन के लिए कैप, बेसिकली उसको बोला जाता है थिम्बल, ठीक है। फिंगर गार्ड या स्विंग कैप, ऑपोजिट क्या बनेगा, एक्सपोज या वल्नरेबिलिटी आप इसको बोलेंगे। थर्ड नंबर पर हमारे पास रहेगा डाउन ट्रॉडिंग। डाउन ट्रॉडिंग बहुत इजी वर्ड है, ऑप्रेस्ड बेसिकली मजलूम को बोला जाता है, ट्रीटेड अनफेयरली आर केप्ट इन अ लो सोशल कंडीशन, जो पिसा हुआ तबका होता है उसको बेसिकली आप बोल सकते हैं ऑप्रेस्ड या एक्सप्लॉइटेड। ऑपोजिट क्या बनेगा, प्रिविलेज्ड या एम्पावर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर र्यू। र्यू मीन्स क्या रहेगा यहाँ पर टू फील डीप रिग्रेट और रिमोर्स आप बोल सकते हैं, क्या करना यहाँ पर गहराई में जाकर पछतावा जो बेसिकली करने को बोला जाता है, रिग्रेट या आप बोल सकते हैं रेमेंट। ऑपोजिट क्या बनेगा, रिजॉयस या सेलिब्रेट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इब्तदाई मरहले को बोला जाता है। अनडेवलप्ड या नेसेंट, ऑपोजिट क्या बनेगा, मैच्योर या डेवलप्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर नम्बनेस। नम्बनेस मीन्स क्या होता है, लॉस ऑफ फिजिकल सेंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल सेंसेशन का खो जाने को बोला जाता है, इमोशनल फीलिंग्स, ठीक है। तो इनसेंसिटिविटी आप बोल सकते हैं, या एनेस्थीसिया मीन्स होता है यहाँ पर बेसिकली बेहिस हो जाना, ठीक है।
या सुन पड़ जाने को बोला जाता है। ऑपोजिट क्या बनेगा, सेंसेशन या अवेयरनेस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, एनविजेज। एनविजेज क्या रहेगा यहाँ पर, बेसिकली इमेजिन करना, ख्याल करना या तस्वर करने को बोला जाता है। प्लान्ड और विजुअलाइज्ड इन एडवांस, ठीक है। एनविजन्ड या एंटिसिपेटेड, ऑपोजिट क्या बनेगा, इग्नोर करना या ओवरलुक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, आउटस्ट्रिपिंग। आउटस्ट्रिपिंग बहुत इजी वर्ड है। सरपासिंग और एक्सीडिंग समवन और समथिंग, बेसिकली किसी से आगे निकल जाना या सबकत ले जाने को बोला जाता है आउटस्ट्रिपिंग। सरपासिंग या ओवरटेकिंग, ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, लैगिंग या ट्रेलिंग, आप इसको बोल सकते हैं। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड रहेगा यहाँ पर, ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क मीन्स होता है एक्सट्रीमली अगली को, भद्दे को बोला जाता है, बदसूरत को आप बोल सकते हैं, अजीबो गरीब को। डिस्टॉर्टेड या बिजारे, इसका सिमिलर मीन क्या बनेगा यहाँ पर, बिजारे या मॉन्स्ट्रियस। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, ब्यूटीफुल या ग्रेसफुल बोल सकते हैं। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, रिसेस। बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली अ ब्रेक एन एक्टिविटी, जो वक्फा होता है बेसिकली उसको बोला जाता है। तो आर होलो आर हिडन पार्ट ऑफ द समथिंग, ब्रेक या इंटरवल। ऑपोजिट क्या बनता है इसका, कॉन्टिन्यूएशन या रिजम्पशन। तो आई होप आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।